नमस्कार प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में जो जेआरएफ का है, आईसीआर जेआरएफ का है, वो रैंक कार्ड रिलीज हुआ है। और आप सभी ने पोस्टर में देखा होगा कि इस बार अपेक्स स्टडीज ने अपने फर्स्ट ही बैच के अंदर जेआरएफ के अंदर फर्स्ट रैंक दी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, जेआरएफ सोइल साइंस यानी फिजिकल साइंस ग्रुप के अंदर फर्स्ट रैंक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर साल प्री पीजी एग्जाम में अपेक्स स्टडीज टॉप रैंक दे रहा है और पूरे राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा मास्टर लेवल पे सिलेक्शन दे रहा है। इसी के साथ साथ लास्ट ईयर जो जेआरएफ का एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया गया था और इस जेआरएफ के फर्स्ट बैच के अंदर फर्स्ट रैंक लगाई है अंकित मीणा ने। मैं एक बार इनवाइट करना चाहूंगा अंकित मीणा को। सर एक बार आप आइए। तो ये आपके जो अंकित मीणा है ये है, इनके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। और बेसिकली आज का ये जो वीडियो रहने वाला है ये गाइडेंस की तरह रहने वाला है उन स्टूडेंटों के लिए जो सॉइल साइंस जेआरएफ की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। उनके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और उनको अपने इस पूरी जर्नी के दौरान किन किन चीजों का ध्यान रखना है, उन्हीं सब चीजों के बारे में अपन बात करने वाले। तो अंकित जी आपका स्वागत है और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जो फर्स्ट रैंक हासिल की है इस बार उसके लिए। थैंक यू सर। ओके वेलकम। तो अपन स्टार्ट करें इससे पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं इनके बारे में। इन्होंने जो जेड और आईसीआर की प्रिपरेशन है वो अपने ही इंस्टीट्यूट अपेक्स स्टडीज से की थी। जी हाँ, पहले अपना जो आईसीआर है वो एक अपना सेपरेट एग्जाम करवाता था, सीयूटी के अंदर नहीं आता था। सीयूटी तो बाद में स्टार्ट हुई थी। तो पहले आईसीआर का जो अलग से सेपरेट एग्जाम होता था, उस सेपरेट एग्जाम के थ्रू इन्होंने अपना यूजी के अंदर एडमिशन लिया था परभनी महाराष्ट्र के अंदर। हाँ, इनका जो यूजी है वो भी आईसीआर के थ्रू है और इनका जो पीजी होने जा रहा है वो भी एक आईसीआर जेआरएफ रैंक होल्डर कैटेगरी में इनका होने जा रहा है। तो इन्होंने अपनी जो पूरी ग्रेजुएशन है वो परभनी महाराष्ट्र में रहकर की और महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने एक अच्छे डिग्री के साथ में, एक अच्छे कॉलेज के साथ में और एक अच्छे परसेंटेज के साथ में अपनी डिग्री कंप्लीट की। साथ में इनकी लाइफ के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव भी रहे और इन्होंने 20 के अंदर जो आईआईएम था उसके लिए भी प्रिपरेशन की थी। साथ में इनका जो मेजर स्ट्रीम था, मेजर सब्जेक्ट था सोइल साइंस जेआरएफ, उसके लिए भी इन्होंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट रखी और फर्स्ट रैंक लगाई। तो सबसे पहले अपन जानना चाहेंगे कि इन्होंने जो अपनी रैंक लगाई, इस रैंक के लिए इनको क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज थी कि भाई इनको स्टडी मटेरियल क्या क्या चीजें सेलेक्ट करनी थी, उन सब चीजों के बारे में अपन बात करने वाले। तो अंकित जी एक बार आप बताइए कि आपने अपनी इस पूरी प्रिपरेशन में कौन कौन से स्टडी मटेरियल को अपनी एज ए बुक या फिर एज ए नोट्स कंसिडर किया। सर सबसे पहले तो मैंने जो सिलेबस हाँ। है फिजिकल साइंस का उसको देखा अच्छे से। उसके बाद में सर मैंने जो अपनी तैयारी है ना वो स्टार्ट की इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल साइंस बाय डी.के. दास। हाँ, जो मतलब काफ़ी अच्छी बुक है। उसमें काफ़ी टॉपिक ऐसे हैं जो काफ़ी बढ़िया दे रखे हैं, जैसे फर्टिलिटी हो गया, रेडियो एक्टिविटी हो गया। हाँ। और इसके अलावा सर मैंने फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस बाय ISSS, जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। हाँ। कोई भी जेआरएफ वगैरह की अगर सॉइल साइंस से तैयारी करता है ना तो उसके लिए काफ़ी अच्छी बुक है वो। उसमें कंसेप्ट काफ़ी क्लियर दे रखे हैं। हाँ। इसके अलावा सर मैंने ए टेक्स्ट बुक ऑफ सॉइल साइंस जो विश्वासन मुखर्जी हाँ, वाली बुक है वो आपने की। हाँ, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। और इसके अलावा सर मैंने सॉइल साइंस ट्रीटाइज जो एक इटेला सत्यनारायण सर की है, हाँ, वो उनको भी पढ़ा, क्योंकि सर उस बुक में काफ़ी शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, काफ़ी अच्छे से दे रखे हैं सर। हाँ, सर से भी मेरी बहुत बार बात हुई है इस रिगार्डिंग। मतलब एक बहुत अच्छी और बहुत रेनाउंड बुक है। और इन द नेचर अगर मैं बात करता हूँ तो इटेला सत्यनारायण ने भी, आई थिंक अगर आपने कभी कॉल भी किया हो तो उन्होंने मना नहीं किया होगा। हाँ, हर एक चीज़ आपको अगर कभी भी जरूरत रही होगी तो उन्होंने वेल एंड क्लियर आपको चीज़ें रिप्लाई किया होगा। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जितनी भी मेजर बुकें थी वो सारी इन्होंने कंसिडर की और इनमें जैसे अपने पास में ISSS आ गई, अपने पास में जो इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस है डी.के. दास की आ गई, विश्वासन मुखर्जी वाली आ गई, इटेला सत्यनारायण आ गई और आपने जो पेडोलॉजी के लिए ए टेक्स्ट बुक ऑफ पेडोलॉजी जो जी सहगल वाली है वो सहगल वाली बुक आपने कंसिडर की। तो देखो, अगर मैं आपके जो पूरे स्टडी मटेरियल है इसको अगर मैं समराइज करना चाहूं तो एक शॉर्ट वे में मैं ये बोल सकता हूं कि आपने हर एक बुक ऑलमोस्ट कवर की है जो आपके सिलेबस को टच करती थी। हाँ सर।
तो क्या इतनी सभी बुकें आपने पूरी पढ़ी है या फिर इनमें से भी आपने कुछ चीजें हैं वो स्किप की है या फिर एज पर द सिलेबस आपने कुछ चीजें हैं वो डिसाइड की है? सर इनमें काफ़ी कुछ दे रखा है, बाकी मैंने सिलेबस देख के उसके अकॉर्डिंग ही सर तैयारी की है। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी अच्छे थे, उन्हें ही पढ़ा है। अच्छा अच्छा, बाकी- मतलब अगर आप डीके दास पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि डीके दास का फर्स्ट पेज से लेकर डीके दास का लास्ट पेज पूरा पढ़ दिया, आपने केवल वो चीज पढ़ी जो आपके सिलेबस में कवर हो रही है। मतलब एज पर द आपने सिलेबस अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो यहाँ पे एक चीज है वो मैं क्लियर करना चाहूंगा बाकी सभी स्टूडेंटों के लिए जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, चाहे वो अपने इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं या सेल्फ कर रहे हैं। आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके पास में हमेशा अपना सिलेबस होना चाहिए, और इस सिलेबस के अंदर आपको क्या करना होता है, अपने वो टॉपिक सेलेक्ट करने हैं जिन टॉपिक को आपको कितना इंपॉर्टेंस देना है। जैसे मान लिया कि कोई टॉपिक है जिसके अंदर आपके 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी टॉपिक में 1 क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको इंपॉर्टेंस है अपने टॉपिक को वो उसी अकॉर्डिंग देना चाहिए जितना उसका वेटेज है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी बुक उठाई और पूरा का पूरा पढ़ दिया आपने। उस बुक को आपको पढ़ना इस तरीके से है कि जो जो चीजें आपके सिलेबस में कवर हो रही है केवल वही पढ़नी है, जो सिलेबस में है ही नहीं उन्हें पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके से तो क्वेश्चन आने नहीं है। इसीलिए जैसे पेडोलॉजी के लिए आपने सहगल वाली बुक पढ़ी, आपने जो अपने फंडामेंटल क्लियर करने के लिए IEEE की बुक पढ़ी होगी, इसके अलावा आपने इंट्रोडक्टरी सोइल साइंस में भी वेस्ट बंगाल की बहुत सारी सोइल दे रखी है जो आई थिंक आपने स्किप की होगी। हाँ, तो मतलब जो जो टॉपिक आपके JRF के एग्जाम में थे और उस बुक में थे वो सारी चीजें आपने कवर की। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं और पूछना चाहूंगा, ये टाइम मैं बोल सकता हूं कि इस टेक्निक को यूज करके एक स्टूडेंट अपना टाइम है वो सेव कर सकता है। तो जैसे मान लिया आपने एक सिंपल टॉपिक सॉइल वाटर स्टार्ट किया और आपने सॉइल वाटर डीके दास से पढ़ लिया पूरा, फिर क्या आपने डीके दास को पूरा पढ़ा या फिर आपने सॉइल वाटर था वो बाकी अदर बुक से भी कंसिडर किया? नहीं सर, मैंने डीके दास से ही पढ़ा, बाकी बुकों से ही पढ़ा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट ऐसा लगा कि कुछ इसमें है जो सिलेबस में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग तैयारी की। अच्छा, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी की। मतलब आपका सिंपल सा बोलने का मतलब ये है कि आपने बुक को पकड़ के नहीं पढ़ा, आपने टॉपिक को पकड़ के पढ़ा है कि भाई ये टॉपिक है, ये मेरे सिलेबस में है, मैं इस टॉपिक का जो भी कंटेंट है वो कंटेंट मैं पूरा पहले डीके दास से पढ़ रहा हूँ। IEEE में भी कोई चीज है तो देखो 95% चीजें तो हर एक बुक के अंदर कॉमन सी होती है। तो बार बार मतलब देखो एक चीज क्या होती है, बहुत कॉमन सी चीज मैंने भी बहुत बार देखी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे दिन भर पढ़ते रहते हैं और एट द एंड उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता। कुछ लोग होते हैं बहुत लिमिटेड पढ़ते हैं लेकिन एट द एंड उनको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसका जो मेन टेक्निक है वो है कि भाई स्मार्ट स्टडी करना, कि भाई आपके पास में जब हर एक बुक के अंदर 95% चीजें कॉमन है तो आप पहले एक बुक पूरी पढ़ ली आपने, फिर दूसरी बुक आपने पूरी पढ़ी, फिर तीसरी बुक पूरी पढ़ी, आपने पहली बुक पढ़ने के बाद दूसरी बुक को भी पूरा टाइम दिया, तीसरी बुक को भी पूरा टाइम दिया। इससे बढ़िया ये है ना कि आपने एक टॉपिक उठाया, वो टॉपिक तीनों बुक से कवर कर लिया और एक जगह उसका एक शॉर्ट नोट तैयार कर लिया, ताकि जब आप रिवाइज कर रहे हो, अगर आपके पास बहुत अच्छा टाइम है तो हो सकता है आपने बुक भी देख ली, और टाइम नहीं मिल पा रहा है लास्ट टाइम पे जब आपको फास्ट रिवीजन करना है तो आपने वो इंपॉर्टेंट चीजें सारी देख ली। इससे क्या होगा, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज आपको छूटेगी नहीं। तो आपने एज पर द टॉपिक प्रिपरेशन की है, ना कि एज पर द आपने बुक या फिर आपने पूरा बुक स्टार्ट करना। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं और इनके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि जो बच्चा तैयारी कर रहा होता है उसे हमेशा यही लगता है कि उसकी प्रिपरेशन तो वेल एंड गुड लग रही है, चल रही है और उसको इस बार टॉप 10 टॉप 5 या फर्स्ट रैंक लगाने से कोई नहीं रोक सकता। हर एक स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है जो भी प्रिपरेशन कर रहा होता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप आज मुझे देख रहे हो या अंकित को आप देख रहे हो और आप JRF के लिए सोच रहे हो या प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑलरेडी आप उस लेवल से ऊपर हो जहां पे लोग रहने का सपना देखते हैं, क्योंकि आपने JRF की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। इसका मतलब आप ऑलरेडी मान चुके हो कि मैं इंडिया के उन टॉप रैंकर बच्चों में आने की कैपेबिलिटी रखता हूं। और अगर आपकी प्रिपरेशन एक अच्छी चल रही है, इसका मतलब आप उतनी स्टडी भी कर रहे हो कि आपको लगने भी लग जाएगा कि हाँ मेरी रैंक लग जाएगी। पर क्या रियल में हर एक बच्चे की रैंक लगना पॉसिबल है? सर वो डिपेंड करता है सर बच्चे वजह से, अगर कंसिस्टेंसी अच्छी हो तो आप कर सकते हो, मतलब हाँ, अपने आप पर विश्वास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो चीज मैं समझ गया कि भाई अपने ऊपर बिलीव रखेगा तो हो जाएगा, वो सारी चीज एक साइड में। पर बच्चे को पता तो लगे ना कि कैसे कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा। कोई ऐसा है तरीका आपने यूज किया कि एग्जाम से पहले आपको कुछ आइडिया लगा हो कि हाँ मेरा हो जाएगा कि नहीं होगा? कुछ ना कुछ इंडिकेटर से यूज किया आपने? इसके लिए सर मैंने मतलब काफ़ी प्लेटफॉर्म से टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर रखी थी, तो उनसे मैंने मतलब टेस्ट वगैरह देता रहा टॉपिक वाइज। और जैसे ही मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ तो मैंने टोटल जो भी सिलेबस अकॉर्डिंग मैंने फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देता रहा, तो उससे मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर दूंगा।
तो जैसे आपको मतलब जैसे अपने टेस्ट सीरीज चल रही थी, उस टेस्ट सीरीज के अंदर और अपना जो मेन आपका तो मेन जेआरएफ का बेच ही था, हाँ उस बेच सर। के अंदर आपके टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड थी। तो उस टेस्ट सीरीज के अंदर आपके लगभग 15 के अप्रॉक्स तो आपके फुल लेंथ टेस्ट थे। हाँ सर। और आपके माइनर टेस्ट भी थे नियर अबाउट 40 के आसपास। यस सर। तो जैसे आपका स्कोर था वो स्टार्टिंग से एंड तक सेम ही था या इंक्रीजिंग ऑर्डर में था या फिर अनइवन रहता था? नहीं सर, ऐसा था स्टार्टिंग में मतलब एवरेज था, धीरे धीरे जैसे मैंने तैयारी करता रहा तो बढ़ता रहा सर। हाँ, मतलब अपन काफी- एक इंडिकेटर की तरह इसे यूज कर सकते हाँ हैं सर। कि भाई अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो और प्रिपरेशन के अंदर अगर आप ये चीज कंसिडर कर रहे हो कि भाई मैं टेस्ट पेपर दूंगा, ये टॉपिक में पढ़ूंगा और इस टॉपिक का मैं टेस्ट दे हाँ रहा हूँ, सर। इस टॉपिक के टेस्ट देने के बाद मेरा ये स्कोर रह रहा है, इस स्कोर के बेसिस पे मुझे ये आइडिया लग जाएगा कि क्या मेरी प्रिपरेशन अच्छी है कि नहीं हाँ है इस सर। टॉपिक की। अगर हाँ सर। मान लिया मैं एक सिचुएशन आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ, हो सकता है आपके साथ ऐसा हुआ हो या नहीं हुआ हो, पर किसी ना किसी के साथ तो ऐसा होता ही है कि बहुत बार ऐसा होता है कि सब चीजें बहुत अच्छी चल रही होती है और किसी एक टॉपिक के अंदर आपने टेस्ट दिया, सभी टॉपिक में आपका स्कोर है 90 प्लस। एक टॉपिक में आपने टेस्ट दिया, जैसे मान लिया आपने दे दिया टेस्ट पेडोलॉजी का, कोई भी टेस्ट दिया आपने, उस पेडोलॉजी के टेस्ट में आपका जो स्कोर रहा वो रहा 60% मान लिया। ये सर। तो ऐसी कभी आपके साथ में सिचुएशन आई कि किसी एक टॉपिक में आपका स्कोर कम रहा, बाकी सभी टॉपिक में स्कोर अच्छा रहा? सर ऐसी काफ़ी बार होता है, लेकिन सर ऐसा है कि कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता तो किसी सीनियर वगैरह या किसी से आप हेल्प ले सकते हो, बाकी कंटिन्यू करते हो तो सर हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो मतलब कि भाई अगर आपको कंटिन्यूटी रखनी है और जैसे जहाँ पे जरूरत है आप हेल्प ले सकते हो, अगर जैसे कॉलेज के अंदर हो आप तो आपके सीनियर भी आपकी वो हेल्प कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी जो भी ऑनलाइन मोड पे क्लासें ले रहे हो वहाँ से भी आपको चीज़ें क्लियर हो ही जाती है। और जैसे आप डाउट सेशन वगैरह या कैसे भी करके मतलब आपको वो चीज़ें क्लियर करनी है। हाँ सर। तो मतलब अब मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई अगर मान लिया किसी टॉपिक में आपका स्कोर कम रहा तो आपने उस टॉपिक को फिर दोबारा पढ़ा? नहीं सर, ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जिसमें मतलब काफ़ी मेहनत करने के बाद में भी स्कोर अच्छा नहीं होता। नहीं, तो वो एक अलग चीज है कि भाई उसमें नहीं हो पा रहा, वो एक अलग है। मैं फर्स्ट अभी इंट्रोडक्टरी फेज की बात कर रहा हूँ कि आपने एक टेस्ट दिया उसमें स्कोर कम रहा, तो फिर क्या आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर गए या उसी टॉपिक को एक बार दोबारा समझने का ट्राई किया? सर मैंने एक बार उसको दोबारा समझने का ट्राई किया, मतलब जितना मैं समझ सकता हूँ उसको मैंने दोबारा से ट्राई किया। वो तो देखो एक एक्सट्रीम कंडीशन बन गई कि आपने बहुत बार ट्राई कर लिया, नहीं आया, तो फिर तो उसे स्किप हाँ, करना ही हाँ करना सर, है। फिर उसको ऐसी फिर तो उसे condition में स्किप करना है, कर बाकी देना टॉपिक पे ध्यान देना है। वो तो हाँ। तब की बात है ना जब अपने नहीं हो पा रहा हाँ है। सर। बट अपन ने मतलब अपने को भी यही चीज करनी है कि हर बार जैसे आपने टेस्ट दिया और टेस्ट में अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं रहा तो आपने क्या किया, एक नेक्स्ट अटेम्प्ट उसका दोबारा से हाँ लिया सर। और उसमें अच्छे से प्रिपरेशन करी आपने, और फिर उसके बाद में भी अगर आपका स्कोर नहीं रहता है तो आप फिर उसे थर्ड स्टेप में हाँ सर। देखोगे या फिर धीरे धीरे देखते हो कि भाई हाँ सर, उसको क्या है जैसे- क्या नहीं है। हाँ सर। तो इसका मतलब मैं अगर आपको सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो क्या इस जेआरएफ की एग्जाम के लिए आपको 100% सिलेबस पढ़ना कंपलसरी है या फिर आप इस सिलेबस को कुछ शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो? सर ऐसा है कि सर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, बाकी जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको देखना चाहिए कि कहाँ से मेजर क्वेश्चन बन रहे हैं। हाँ। तो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना अच्छा, चाहिए। मतलब आप अपन ये बोल सकते हैं कि अपन शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं वेटेज को, वेटेज को सर। टॉपिक को नहीं कर सकते हाँ, कि सर। भाई टॉपिक से तो लगभग क्वेश्चन बनते रहते हैं, पर भाई इस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है तो इस टॉपिक को ज्यादा पढ़ो, जिस टॉपिक का वेटेज कम है उस टॉपिक को थोड़ा सा कम कम करो। करो सर। पर पढ़ना सभी को है, पढ़ना सभी को। सभी को अपने को। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि भाई जितने भी बच्चे जो जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी रैंक लगाने की सोच रहे हैं, उन सभी बच्चों के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो क्या ओनली एंड ओनली थ्योरेटिकल पोर्शन उनके लिए सफिशिएंट है या कोई ऑब्जेक्टिव है? जैसे मान लिया एक तो टेस्ट सीरीज जो अपन ने पहले स्टार्टिंग में बात कर ली, जो भी बच्चा जहां से भी तैयारी कर रहा हो उसके पास में एक टेस्ट सीरीज जरूर होगी, वो तो है ही है, लेकिन टेस्ट सीरीज के अलावा क्या उसे कोई ऑफलाइन बुक कंसिडर करनी चाहिए या हाँ नहीं चाहिए? सर, ऑब्जेक्टिव बुक कंसीडर करनी चाहिए, जैसे सर टी रमेश हाँ। जी की जो बुक हो गई उसमें सर टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। इसके अलावा और सर मतलब अच्छी गिलिप्स बुक हो गई, वो हाँ। भी काफ़ी अच्छी है सर। काफी अच्छी है। टी रमेश के लिए मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, जो भी बच्चा टी रमेश को कंसिडर करना चाह रहा है उसके लिए एक सजेशन है कि वो टी रमेश परचेज ना करे, वो टी रमेश को अपने सीनियर से प्रिक्योर करे, या तो वो दे देते हैं, नहीं देते हैं तो उनकी फोटोकॉपी करवा ले, क्योंकि उसमें एक थोड़ा सा इशू है कि उसमें थोड़ी मिस्टेक्स हाँ रही होगी। सर। अगर आपने पढ़ा है तो आपको हाँ लगा होगा सर, इसमें इसमें मिस्टेक्स है, कॉमन है।
तो आप सीनियर से लो, ताकि मोस्ट ऑफ द केसेस में तो आपको क्या होगा, बहुत सारी चीजें तो पहले से ऑलरेडी क्लियर हुई मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने जब अपने पढ़ी होगी, स्टडी की होगी, मेहनत की होगी, वो आपको मेहनत दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्होंने वो सारी चीजें सही कर दी होगी। कुछ बची होगी वो आप खुद कर लोगे, ठीक। तो आप एक तो टी रमेश मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट बुक है टी रमेश, आपको कंसिडर करनी चाहिए अगर आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। अपना जो भी बेच चल रहा होता है, मैं बेच के बेसिस पे या किसी भी चीज के बेसिस पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट्स के बेसिस पे बात कर रहा हूँ कि बेच वगैरह सभी चीजें थ्योरेटिकल पोर्शन अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट एज इट इज बुक से भी ऐसे कैसे उठ के आ जाते हैं, और एक या दो क्वेश्चन का फर्क रह जाता है, तो बुक हमेशा कंसिडर कीजिए। पढ़ा हुआ कभी खराब नहीं होता है। अगर आपने एक बार 5 महीने 6 महीने या 1 साल अच्छे से मेहनत करना सीख ली, बेटा मैं आपको कभी भी ये श्योरिटी नहीं दूंगा कि आप सक्सेस हो ही जाओगे, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन जरूर बन जाओगे। आप एक बार मेहनत करना सीख लोगे, उसके बाद आपको इस लाइफ में, इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर आपने मेहनत करना सीख ली तो आप कहीं से भी कुछ भी करके इस एग्जाम में नहीं तो किसी दूसरे एग्जाम में सक्सेस जरूर हो जाओगे। तो हमेशा एक एग्जाम को क्वालिफाई करने की ना सोचकर एक सक्सेसफुल पर्सन बनने की सोचो, तो आप डेफिनेटली बहुत कुछ कर पाओगे लाइफ के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की अगर मैं बात करता हूं, तो एक बहुत कॉमन चीज है, अब स्टूडेंट है और आपकी जनरेशन भी वही रही है, तो उस जनरेशन में, उस एज के अंदर जब आप नियर अबाउट 20-21 के आसपास के एज के होते हो, आपका भी बहुत बार घूमने का मन करता होगा। कभी कभार ऐसा भी होता होगा कि अपन तो पूरे दिन पढ़ते रहते हैं और अपने साथ वाला पूरे दिन घूमता रहता है, अपनी क्या ही जिंदगी रह जाएगी, तो ऐसे मतलब डिमोटिवेट नहीं होते? सर ऐसा होता है काफ़ी बार। बाकी सर अपना टारगेट फिक्स रखना चाहिए कि अपन को अगर अच्छा करना है तो करना है, मतलब आपके पास में अपना विजन क्लियर होना चाहिए कि भाई सर, मुझे ये करना है और इस चीज को करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं सब चीजें करूंगा। मेरे पास में कुछ है ही नहीं इस चीज के अलावा, मेरी जिंदगी में इसके अलावा कोई और गोल नहीं है। चलो ये सारी चीजें मैं समझ रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट की लाइफ में कोई ना कोई गोल होता है और वो उसे क्लियर करने की ट्राई करता है, पर फिर भी मन में तो बहुत बार ऐसा आता ही होगा, कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन के लिए पढ़ाई से छूट ही जाती होगी। तो वापस से अपने ट्रैक पे आने के लिए आपके पास में कोई सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो होता ही होगा, हर एक इंसान के पास में होता है। सर वो तो जैसे अपनी फैमिली कंडीशन देख के या फिर खुद को जिस पोजीशन में उसको देख के अपने आप को सही टाइम पर देखना चाहिए कि अपन क्या कर रहे हैं, किस लेवल पर हैं, तो उस अकॉर्डिंग सर अपने आप को देख लेना चाहिए सर। मतलब आप अपने आप की पोजीशन है, उस पोजीशन से हमेशा अपने आप को हायर पोजीशन पे देखो, और उस हायर पोजीशन पे जाने के लिए आपको जो भी करना पड़ रहा है व्हाटएवर, वो आपको करना ही करना पड़ेगा। और चाहे वो आपकी कोई भी सिचुएशन कोई भी हो सकती है, वो आपके लिए मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है, सेल्फ मोटिवेशन हो सकता है, आपके लिए फैमिली मोटिवेशन हो सकता है, आपके फ्रेंड्स एज ए मोटिवेशन वर्क कर सकते हैं अगर वो अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। जैसे मान लिया अगर एग्जाम्पल के लिए जब हम भी प्रिपरेशन करते थे तो हमारे भी बहुत सारे नॉन थे, हमारी फैमिली में भी थे बहुत सारे जो मतलब मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे थे या जिनका मेडिकल में हो चुका था, वो उस लेवल पे जा चुके थे, तो हम उनको देख के भी ऐसा सोचते थे कि क्या हम भी उनके बराबर जा पाएंगे। पर जो भी सिचुएशन रहती है उस सिचुएशन में अपन एक मोटिवेशन का कोई ना कोई सोर्स आपको ढूंढना ही ढूंढना पड़ेगा। लाइफ कभी भी इक्वल नहीं होती है और कोई भी स्टूडेंट लाइफ के अंदर ऐसा है ही नहीं जो अपने आप को 365 डेज के लिए एक सिंगल विजन के अंदर अपने आप को कांस्टेंट अपने आप को पैक कर सके। अपन हर बार एक चीज बोलते हैं कि अपना विजन क्लियर होना चाहिए, अपनी कंटिन्यू स्टडी होनी चाहिए, रेगुलरिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रेगुलरिटी तो आपको रखनी ही रखनी है, बिना रेगुलरिटी के कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं बोलूंगा आप 8 घंटे पढ़ो, आप 3 घंटे पढ़ रहे हो 3 घंटे पढ़ो, लेकिन वो 3 घंटे हर दिन आपको पढ़ना पड़ेगा। वो तो सारी चीजें रहती है, लेकिन फिर भी बच्चे के माइंड में कभी ना कभी तो ऐसा आएगा। तो उसके लिए केवल और केवल एक ही चीज है, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए कोई ना कोई मोटिवेशन का सोर्स जरूर ढूंढ लो। चाहे वो आपका भाई हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती है, या फिर आपका कोई और तरीके का मोटिवेशन हो सकता है। किसी को आप आइडियल मानते हो, एज ए उसे आपका मोटिवेशन ले सकते हो, या फिर अपने आप को खुद का एज ए मोटिवेशन ले सकते हो कि मैं किस पोजीशन पे था और किस पोजीशन तक मैं पहुंचा हूं, मुझे जहां तक पहुंचना वहां तक के लिए मुझे और क्या करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे अनलिमिटेड सोर्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं जो आपको लेने ही पड़ते हैं। बहुत सारे इसमें जैसे आपकी फैकल्टी भी होती है, आपके सीनियर्स भी होते हैं, क्योंकि अगर मैं मान के चलूँ ना तो कि देखो ये सारी चीज़ें एक अलग चीज़ है, लेकिन आपकी लाइफ के अंदर सीनियर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। लाइफ के अंदर हमेशा घर वाले भी उस जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते तब हर दिन साथ नहीं हो पाते, एक फैकल्टी भी हर दिन साथ नहीं हो पाती, लेकिन सीनियर आपके साथ में हर दिन रहते हैं, तो उनका तो एक अलग ही इंपॉर्टेंस रहता है। चलो ठीक है, ये सारी बातें तो अपनी हो गई।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि देखो, अगर कोई बच्चा आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहे, अभी उसके पास में सफिशिएंट टाइम है, कोई टाइम की कमी नहीं है, ये बात मैं भी जानता हूँ, जो बच्चा दिख रहा है वो भी जानता है और आप भी जानते हो। तो उससे क्या क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए और किन किन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए। मैं यहाँ पे केवल क्वालिफाई करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टॉप 10 या टॉप 5 में रैंक लगाने वाले बच्चे के लिए। तो क्या आप उसे सजेस्ट करना सर? सबसे पहले तो सिलेबस देखना चाहिए कि अपना सिलेबस में क्या, उसके अकॉर्डिंग अपने टॉपिक क्लियर करने चाहिए सबसे पहले तो। हाँ। और इसमें सर मेन चीज़ है कि आप कंसिस्टेंसी रख रहे हो तो आप कर सकते हो सर फिर। हाँ, तो मतलब ले दे के बात तो वही आती है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें अपन ने बता दी वो तो स्टूडेंट को एक को पता लगेगी। ये क्लास एज ए प्रमोशन या एज ए और कुछ चीज़ नहीं है, ये एक गाइडेंस के लिए क्लास है कि जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है उसकी प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें हैं वो आती है और उसे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। चलो ठीक है, वो बातें तो सारी हो गई। मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई एक तो उसने बुक पढ़ ली, फिर उसने एक ऑब्जेक्टिव बुक ले ली टी रमेश। इसके अलावा जैसे मान लिया अगर कोई ऑनलाइन कोर्स में तो वो ऑनलाइन पढ़ ही रहा है, क्योंकि जेआरएफ का तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑनलाइन ही रहता है, ऑफलाइन तो बहुत मेरे हिसाब से कहीं पे रहता ही नहीं है। और इसके अलावा वो और क्या चीजें कंसिडर कर सकता है, जैसे टेस्ट सीरीज होगी, ये सारी चीजें तो अपन पहले बात कर चुके हैं। इनके अलावा वो और क्या चीजें हैं जिन्हें कंसिडर कर सकता है अपनी स्टडी के लिए एक बेटर आउटपुट? क्योंकि अभी के टाइम पे आपने रिसेंटली रैंक निकाली है, तो आपने बहुत सारी चीजें इनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इनपुट हैं जो यूज किए होंगे, जो आपकी लाइफ में आपकी रैंक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे होंगे। यस सर। हाँ, तो ऐसा कुछ तो सर ऐसा है कि इसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो तो है ही, इसके अलावा सर एलाइड सब्जेक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करती है सर। क्योंकि सर हर साल एलाइड सब्जेक्ट से भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो सर उसको भी अपन को साथ में लेके चलना पड़ता है सर। हाँ, एलाइड सब्जेक्ट आपने बोला तो इससे मैं थोड़ा सा आपको पूछना चाहूँगा। एक एलाइड सब्जेक्ट में आपके केमिस्ट्री का पोर्शन है, ये सर, तो उस केमिस्ट्री का कितना क्या वेटेज रहा आपके एग्जाम में? सर हमारे तो सर ऐसा था कि मतलब काफ़ी क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हमारे साल तो सर एक क्वेश्चन था, उसका नॉर्मल क्वेश्चन था सर। अच्छा, तो मतलब हाँ, ऐसा है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा वेटेज नहीं है, बाकी काफ़ी ज़्यादा वेटेज नहीं है, तो अब इसका मतलब आपको मेजर वेटेज है वो सोइल और एग्रो पे देना पड़ेगा। पर है सर। हाँ, केमिस्ट्री पे तो मतलब आपने एक बार पढ़ लिया, एक आधा क्वेश्चन आएगा। मैंने भी जितने पेपर स्टडी किए, मतलब ऐसा मान के चल रहा हूँ मैं, एवरेज है 4 क्वेश्चन के आसपास का एवरेज रहा है पिछले 2-3 साल का। उससे पहले का तो पैटर्न थोड़ा सा अलग था, तो अभी पिछले 2-3 साल में लगभग 4 क्वेश्चन के आसपास का एक एवरेज वेटेज रहा है। किसी साल ज़्यादा किसी साल कम चलता रहता है वो चीज़ें। तो चलो ये बात तो अपनी होगी कि भाई उसको एलाइड सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन क्या उसे कोई सेमेस्टर का नोट्स भी कंसिडर करना चाहिए या ओनली बुक से काम चल जाएगा? नहीं सर, सेमेस्टर अगर शुरू से अगर अपन सेमेस्टर वाइज कोर्स क्लियर करते हैं ना, तो फिर बुक वगैरह में ज़्यादा सर समझने में दिक्कत नहीं आती। मतलब वो सेमेस्टर वाइज तो आपको मतलब अपनी स्टार्टिंग फेज से ही ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये तैयारी करनी है, तो इस सब्जेक्ट के जितने भी सेमेस्टर के नोट्स हैं उन्हें मैं सही से तैयार करूँ। हाँ, पर मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि आपने सभी बुकें पढ़ी, सारी चीजें पढ़ी, पर सेमेस्टर नोट्स में बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जो बुक में नहीं होती, क्योंकि सेमेस्टर नोट्स के लिए एक ऑलरेडी एक टीचर ऐसा है जो काम कर रहा है। अनटिल अनलेस अगर टीचर ने कोई एफर्ट ही नहीं लगाया तब तो बात एक अलग है, पर अगर आपकी फैकल्टी अच्छी है जो आपको सेमेस्टर में वहां कॉलेज में पढ़ा रही थी, तो आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें निकाल के देगी जो आपके नोट्स में मिलेगा, क्योंकि उन्होंने लगभग 5 से 10 बुकें, उनके पास वो एक बहुत सारा एक एक्सपीरियंस भी रहता है, क्योंकि आज आप सोइल में अभी नए हो, आपने तो अभी 1-1.5 साल 2 साल पहले तैयारी स्टार्ट की और अभी आपने एक रैंक लगाई, पर उनको उसी सोइल साइंस में काम करते हुए आज से 10 साल 15 साल पहले से वो काम करते आए। अगर प्रोफेसर नहीं भी बने हैं तो वो वहाँ से एमएससी भी किए होंगे, पीएचडी भी किए होंगे सोइल साइंस में, उसके साथ बाद में 1-2 साल वेट भी किया होगा, बहुत सारा एक्सपीरियंस उनकी लाइफ में रहता है, जिसके अंदर उसको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो नॉर्मली बुक में मिल ही नहीं पाते। तो मेरा मानना ये रहता है कि आप बुक तो पढ़ ही रहे हो, पर साथ में सेमेस्टर नोट्स भी अगर आपके पास में अवेलेबल है तो उन्हें कंसीडर करो। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत मिनिमल टाइम लगेगा, क्योंकि आपने वो चीजें सेमेस्टर में पढ़ी है। सारी चीजें ऑलमोस्ट 95% मैं फिर से बोलूंगा कॉमन रहेगी, उसमें भी 5% है तो 5% को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5% अपने मेजर जो शॉर्ट नोट है उनमें निकाल के रख लो और लास्ट टाइम पे उनको रिवाइज कर लो। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, रिविजन का कितना इंपॉर्टेंस है आपकी सिलेबस में? सर रिवीजन तो सर अगर बार बार जितनी बार करोगे उतना ही बेनिफिट है सर। हाँ, जितनी बार करोगे उतना। आपके अकॉर्डिंग कितना रिवीजन मिनिमम होना ही होना चाहिए भाई, इससे कम तो नहीं चल पाएगा? सर जो ISSS है बुक है ना सर, उसको कम से कम 10 से 15 बार तो करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। और एक एवरेज अपन बात करें सभी बुकों का मिलाकर, तो
तो सर मतलब 5 से 7 पर रिवीजन होना चाहिए सर। मतलब मिनिमम 7 रिवीजन आप मान के चलो, इतने तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। आपने कितने किए थे? क्योंकि जो भी बच्चा आपको देख रहा है वो क्वालिफाई होने के लिए तो देख नहीं रहा होगा, वो तो फर्स्ट रैंक के लिए देख रहा होगा। तो आपके अकॉर्डिंग आपने कितनी रिवीजन किए? सर मैंने ना अकॉर्डिंग सिलेबस IEEE को मैंने सर 12 से 13 पर किया है सर। हाँ। इसके अलावा मैंने DK दास को काफ़ी पर रिवीजन किया, उसको मैंने कम से कम भी 20 पर रिवीजन किया होगा सर। अच्छा अच्छा। इसके अलावा बाकी जितनी भी बुक थी मैंने उनको 2-3 पर देखा है सर। हाँ, तो देखो एक नॉर्मल बच्चा है, जैसे मेरे पास अभी कल भी क्वेश्चन आया था, एक बच्चे का कॉल आया था कि सर आपने बताया था एक बार पहले, मैंने किसी सेशन में बताया था आपके वाले बैच में, तो वो पूछ रहा था कि सर आप बोलते हो कि 10-15 बार रिवीजन करो हर सब्जेक्ट का, हर बुक का, हर सभी चीज़ों का, तो क्या प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल है कि नहीं है? क्योंकि उसका मानना ये था कि इतनी बड़ी बुक, देखो क्या होता है माइंड में, सबसे पहली चीज़ तो होती है कि ह्यूमन की जो साइकोलॉजी होती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पावरफुल टूल है। अगर वो मान लेता कि मैं कर लूंगा तो कर लेगा, और वो मान लेता कि मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। अब वो IEEE और DK दास जी उनकी साइज है वो देखकर हर कोई पहली बार में तो ये सोचता है कि मेरे से तो ये एक बार ही नहीं हो पाएगी। सर होता है सर। तो एक फर्स्ट रिवीजन में आपको कितना टाइम लगा था, मतलब फर्स्ट टाइम पे जब उससे पढ़ा था तो आप? सर फर्स्ट टाइम रिवीजन करने में टाइम लगता है, लेकिन सर जैसे जैसे अपन उसको बार बार करते हैं ना तो फिर थोड़ा फास्ट होने लग जाता है। बाकी सर कुछ टॉपिक होते हैं जिसके अपन नोट्स बना लेते हैं ना तो फिर काफ़ी जल्दी हो जाता है। हाँ, तो मतलब आपको नोट्स एक इम्पोर्टेंट टास्क हो हाँ गया आपको। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अगर आप देखो ऑलरेडी लेट हो चुके हो तब की बात एक अलग है, क्योंकि मुझे नहीं पता ये वीडियो आप कब देखोगे, बट आप जब भी देख रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग ही डिसाइड करो कि आपके पास में अगर सफिशिएंट टाइम है नोट्स बनाने के लिए तो डेफिनेटली यू गो फॉर नोट्स। नोट्स हमेशा आपके काम में आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है तो हाईलाइटर यूज करो, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लगती है उन्हें हाईलाइट कर लो। और बुक को साफ रखने से कोई फायदा नहीं है, बुक के अंदर जितनी भी चीजें आप लिख सकते हो लिखो। बुक अपनी है, अपनी प्रॉपर्टी है, अपन उसको जैसे चाहे वैसे यूज करेंगे। उसके अंदर जितना लिख सको उतना बढ़िया है, क्योंकि बार बार अलग अलग सोर्स को कंसिडर करने की जरूरत नहीं होगी। रिवीजन आपका बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा अगर आपने सभी चीजों को एक जगह कर लिया तो। नहीं तो वही चीजें 5 बार, 95% चीजें कॉमन है, वही चीजें 5 बार पढ़ोगे तो 5 गुना टाइम लग जाएगा। बात वही है ना कि एक बंदा 2 घंटे पढ़ रहा है और एक बंदा 5 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन इफेक्टिव टाइम फिर भी 2 घंटे वाले का ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि 5 घंटे वाला है वो एक ही चीज को 5 बार पढ़ रहा है, चीजें उतनी हो रही है, पर टाइम उसका पूरा खराब हो गया ना 5 घंटे। और 2 घंटे वाला क्या कर रहा है, उसको पूरे को एक जगह पहले ऑलरेडी लिख चुका था, तब उसको टाइम जरूर लगा थोड़ा बहुत, लेकिन अभी के टाइम पे उसे क्या करेगा, क्या लगेगा कि भाई वो 2 घंटे के अंदर उससे ज्यादा टाइम दे पाएगा, क्योंकि वो 5 सोर्स को 1-1 घंटा दे रहा था, वो एक अकेले सोर्स को 2 घंटे दे रहा, डबल टाइम दे रहा, तो चीजों को अच्छे तरीके से वो कर पाएगा। सर खुद के नोट्स बनाए हुए रिवीजन सर थोड़ा फास्ट, रिवीजन भी फास्ट होता है, क्योंकि अपने को माइंड में रहता है ना कि कौन सी चीज़ अगर अपने को कभी माइंड में भी क्लिक होता है कि हाँ ये तो ये अपने को कहाँ पे मिलेगा, वो सारी चीज़ें। जैसे आपके जैसे क्लास लगती थी JRF के बीच में, और आपके साथ टेस्ट भी लगते थे, टारगेटेड टेस्ट भी होते थे, फाइनल टेस्ट भी होते थे, तो जैसे क्लास वगैरह के आपने नोट्स जो प्रिपेयर किए थे, क्योंकि यहाँ पे तो जितनी भी चीज़ें होती है लगभग लगभग सारी चीज़ें लिखाई जाती है, और वो वाला जो स्लाइड वाला जो मैकेनिज्म होता है कि डायरेक्ट यहाँ आपको रेडीमेड स्लाइड वो तो बुक में भी मिल जाएगी आपको, तो वो वाला सिस्टम थोड़ा कम रहता है, तो पूरी चीज़ें रिटर्न में रहती है। तो जो आपको क्लासें दी जाती थी तो उन क्लासों को रिवाइज करने का कोई पैटर्न था? सर उनके ऐसा था कि एक बार उनको लाइव ले लो, फिर उसके बाद में रिकॉर्डेड ले लो तो हो जाता है सर। हाँ, जैसे आपके उसके बगल में PDF भी आती थी, तो PDF से भी बहुत सारी चीज़ें अपने पास में कवर हो जाती थी। डिस्कॉर्ड पे भी आपको PDF वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती थी, तो वहाँ से भी आप चीज़ें कवर कर सकते थे। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन में कर रहे थे, कुछ चीज़ें आपने हो सकता है स्किप भी की होगी, कुछ चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा डीप भी पढ़ी होगी, लाइफ के अंदर बहुत सारे आपके अप्स एंड डाउन चलते रहे होंगे, इन सब चीज़ों के बीच में भी अपने आप की जो कांस्टेंट स्टडी के लिए जो आपने टाइम निकाला, वो वाकई एक आपके लिए अचीवमेंट की बात है कि आपने इतनी सब चीज़ों के बीच में, इतने सारी चीज़ों के बीच में आपने अगर फर्स्ट रैंक लगाई है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपने सेक्रीफाइस भी की होगी। अपनी फैमिली को भी आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पाए होंगे, दोस्तों को भी टाइम नहीं दे पाए होंगे, और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो चीज़ें आपने स्ट्रगल की है, और आपने आज ये जो मुकाम अचीव किया है इसके लिए आपको तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं आपसे हमेशा उम्मीद करूंगा कि आप आगे भी कुछ ऐसा ही कीजिए, PhD के अंदर, आपके नेट के अंदर, बाकी अपना जो ड्रीम है ARS वगैरह का, वहाँ तक आप अच्छे तरीके से पहुँचिए। और एक लास्ट मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आज के सेशन का, और वो क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर आप किसी एक स्टूडेंट को
आपके पास में इस सेशन के बाद में आपके पास में कॉल भी आएंगे बहुत सारे, और आप उनसे बच्चों से बात भी करोगे। तो अगर आपको केवल एक सिंगल चीज उनको बोलनी है कि भाई मेरे पास में इतनी सारी चीजें नहीं है बताने के लिए, और मैं बहुत सारी चीजें नहीं भी बता पा रहा हूं उनको, पर अगर मेरे को किसी बच्चे को अपनी लाइफ में सक्सेसफुल देखना है, या मेरे जैसे देखना है, या मेरे से भी ऊपर देखना है, तो मैं उसे एक सिंगल वर्ड में क्या उसे मंत्र देना चाहूंगा? मैं सर उसको बोलूँगा कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखे, बस खुद पे कॉन्फिडेंस है तो सब कुछ कर सकता है। खुद पे कॉन्फिडेंस है तो सब कुछ कर सकता है। बात वही है ह्यूमन साइकोलॉजी की जो भी मैंने बात की थी, कि अगर आप मान लोगे कि मैं कर सकता हूं तो मैं कर लूंगा, और अगर आप मान लेते हो कि मेरे से नहीं हो पाएगा तो कभी नहीं हो पाएगा। तो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, और बाकी अंकित आपके लिए बीच में जैसे जितने भी आपके पास में गाइडेंस सेशन होंगे उनके लिए मैं इन्वाइट करूंगा। गाइडेंस सेशन में आपको गाइड भी करता रहेगा, साथ में आपके जो टेस्ट सीरीज वगैरह है उनमें भी आपकी हेल्प करता रहेगा। आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, और जो टॉप रैंकर्स है वो आपके लास्ट ईयर भी हेल्प कर रहे थे, और इस बार भी टॉप रैंकर्स आपकी हेल्प करेंगे। और इस बार की इस JRF बैच में मैं चाहूंगा कि टॉप 10 के अंदर एटलीस्ट 3 to 4 स्टूडेंट हैं वो आए। मैं यहां पे उन बच्चों की भी बात कर रहा हूं जो बच्चे कहीं पे भी रह रहे हो, कैसी भी सिचुएशन हो, अगर आप डेफिनेटली कुछ करना चाहते हो और आप अपनी लाइफ के अंदर एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कीजिए। बॉर्डरलाइन नंबर आपको मिल जाएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, वहां से आप कॉल कीजिए, और आपको आपकी जैसी भी सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके लिए एक बेस्ट प्लान मैं आपको रेडी करके दूंगा, ताकि आप भी अगली साल अंकित की जगह मुझे यहां पे मिलोगे। तो मिलते हैं, और अंकित का मैं एक बार तहे दिल से फिर से शुक्रिया करता हूं जिसने अपनी कीमती समय से टाइम निकाला और आप सभी को कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताई जो आप एक स्टूडेंट की लाइफ में उसके स्ट्रगल के दौर में नहीं देख पाते हो, क्योंकि ये दुनिया है बेटा, ये दुनिया केवल एक ही चीज देखती है, सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। बीच का जो स्ट्रगल वाला फेयर होता है उसे कोई नहीं देख पाता है। बहुत सारी चीजें लाइफ के अंदर ऐसी चलती रहती है, उन सब चीजों को भूलकर अपने को आगे बढ़ना होता है। अगर कभी आपको सुनना है अंकित के बारे में कुछ स्टोरी, तो कभी मुझसे मिलना, मैं आपको बताऊंगा कि इस बच्चे की लाइफ में किस किस तरीके के दौर आए थे और कैसी सिचुएशन से ये गुजरा है। अगर उस सिचुएशन को आप सुन लोगे और आप एक बार उसके बारे में सोचोगे, तो डेफिनेटली आपको कभी अपनी बुक छोड़ने का मन नहीं करेगा। इसी के साथ अगले सेशन में मिलते हैं, जहां पे अपन बात करेंगे आपको अपनी लाइफ के अंदर किन किन चीजों के बारे में ध्यान रखना है और कैसे आप नेक्स्ट फर्स्ट रैंकर बन सकते हो। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।